हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, अध्याय 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु जो है, परमाणु का निर्माण तीन अपरमाणुविक कणों से होता है। ये तीन अपरमाणुविक जो कण है कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा, एक परमाणु का जो निर्माण है तीन अपरमाणुविक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। प्रोटॉन जो कि धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है। और ये दोनों परमाणु के नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित होता है, ये नाभिक के बाहर स्थित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित होता है, नाभिक के बाहर स्थित होते हैं, जो कि नाभिक के धन आवेश को संतुलित करते हुए विद्युत उदासीन परमाणु का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है, याद रखिएगा, और इसीलिए किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र यानी नाभिक में स्थित होता है। इसी कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहा जाता है। अस्थाई एवं अस्थाई नाभिक। नाभिक जैसे छोटे से क्षेत्र में एकत्रित धन आवेशित प्रोटॉन के मध्य एक विकर्षण बल कार्य करता है। इसीलिए नाभिक के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नाभिक में किसी अन्य बल की भी उपस्थिति होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात समान, बराबर या लगभग बराबर होने की स्थिति में यह बल प्रोटॉन को एक साथ रखते हुए नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करता है। परंतु यदि नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक बढ़ जाती है तो यह बल प्रोटॉन को दृढ़ता से एक साथ नहीं रख पाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? अस्थायी नाभिक का निर्माण हो जाता है। रेडियो सक्रियता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो सक्रियता अस्थायी नाभिक का जो है एक विशिष्ट गुण है। अस्थायी नाभिक में अदृश्य विकिरण एवं अपरमाणुविक कणों जैसे अल्फा बीटा गामा के स्वतः अनवरत उत्सर्जन की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस प्रकार वे अपनी ऊर्जा का ह्रास करके अस्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को रेडियो सक्रियता तत्व, ठीक है, रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव क्या है एलिमेंट्स, और रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा उत्सर्जित विकिरण और कणों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी में रेडियो सक्रिय तत्व। आवर्त सारणी में रेडियो सक्रिय जो तत्व है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आवर्त सारणी में स्थित वे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, 83 से अधिक है, वे रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसे सभी तत्व जिनके नाभिक में 83 से अधिक प्रोटॉन होते हैं उनके सभी समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं, जिन्हें रेडियो समस्थानिक कहा जाता है। देखिए, प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण उनमें कार्यरत प्रतिकर्षण बल नाभिक को अस्थिर कर देता है। ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या 92 से भी अधिक होती है उनके नाभिक इतने अस्थायी होते हैं कि वे सामान्यतः प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बल्कि केवल प्रयोगशाला में ही निर्मित किए गए हैं। रेडियो सक्रियता की खोज, याद रखिएगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में संयोगवश यूरेनियम और यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। कौन और कब? याद रखिएगा, हेनरी बेक्वेरेल 1896 में संयोगवश यूरेनियम और यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। उस समय यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों के द्वारा उत्सर्जित विकिरण को बेक्वेरेल किरणें कहा गया। देखिए, मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी और उनके पति का नाम था पियरे क्यूरी, इन दोनों ने यूरेनियम के द्वारा विकिरण उत्सर्जन के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उत्सर्जित किरणें यूरेनियम की भौतिक और रासायनिक स्थिति पर निर्भर न होकर उनकी परमाणुविक संरचना पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर निर्भर है। इस सिद्धांत ने विज्ञान की एक नई शाखा परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स को जन्म दिया। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैरी क्यूरी, जिन्हें मैडम क्यूरी भी कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पीच ब्लेंड, यूरेनियम का अयस्क है पीच ब्लेंड, इस पर शोध की प्रक्रिया में
पोलोनियम और रेडियम नामक दो नए तत्वों की खोज की और इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रेडियो सक्रियता के प्रकार, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करके रेडियो समस्थानिकों के अस्थायी नाभिक जो है एक निश्चित समय में अस्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तत्वांतरण कहलाती है। तत्वांतरण, नाभिकीय क्षरण एवं रूपांतरण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक अस्थायी नाभिक वाले तथा गैर रेडियो सक्रिय तत्व का निर्माण नहीं हो जाता है। नाभिकीय क्षरण की यह प्रक्रिया दो प्रकार से संभव है। रेडियो सक्रियता के प्रकार, पहला है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, दूसरा है कृत्रिम रेडियो सक्रियता। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता क्या है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के अस्थायी नाभिक बिना किसी मानवीय प्रयास के जो है स्वतः क्षयित होकर अपेक्षाकृत अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। यह गुण प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाता है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता भारी नाभिक के अस्थायित्व के कारण उत्पन्न होती है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम आदि तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से क्षयित होकर थोरियम 234 में और थोरियम 234 प्राकृतिक रूप से क्षयित होकर याद रखिए प्रोटैक्टिनियम 234 में परिवर्तित हो जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब किसी अस्थायी नाभिक वाले तत्व पर कुछ विशिष्ट कणों अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन की बमबारी जो है करके उसमें कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता का गुण उत्पन्न किया जाता है तो इसे कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहा जाता है। याद रखिएगा, जब किसी अस्थायी नाभिक वाले तत्व पर कुछ विशिष्ट कणों जैसे अल्फा कण हो जाते हैं या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन, इनकी बमबारी करके उसमें कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता का गुण उत्पन्न किया जाता है तो इसी को कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहा जाता है। किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करके उसे किसी अन्य तत्व में रूपांतरित करने की प्रक्रिया कृत्रिम तत्वांतरण कहलाती है। कृत्रिम तत्वांतरण। कृत्रिम तत्वांतरण के अनुप्रयोग, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या अनुप्रयोग है? 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन के नाभिक पर 1919 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके ऑक्सीजन के समस्थानिक और प्रोटॉन का निर्माण किया। नाइट्रोजन और अल्फा कण के साथ ऑक्सीजन और प्रोटॉन का निर्माण किया गया। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके न्यूट्रॉन तथा कार्बन नाभिक का निर्माण किया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहां पे बेरिलियम और अल्फा कण के साथ जो है मिलकर कार्बन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। ट्रांस यूरेनियम तत्व क्या है? ट्रांस यूरेनियम तत्व प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है जिसकी परमाणु संख्या 92 है और 92 से अधिक परमाणु संख्या वाले सभी तत्व कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्मित किए गए हैं। इन तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विखंडन। रेडियो सक्रिय क्षय की प्रकृति रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा उत्सर्जित कणों के प्रकार पर निर्भर करती है और इस आधार पर 3 प्रकार का रेडियो सक्रिय क्षय जो है संभव है। तो रेडियो सक्रिय जो क्षय है 3 प्रकार का संभव है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। यहां पे रेडियो सक्रिय आप देख सकते हैं, यह रेडियो सक्रिय तत्व और अल्फा कण हीलियम नाभिक He4 और बीटा कण बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और ये होता है गामा किरणें जो है गामा रेज। तो इस तरह से बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन जो प्लस है पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, बीटा प्लस और पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन आप यहां पे देख सकते हैं। अल्फा क्षय क्या है? देखिए, एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक अल्फा कण में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यह वस्तुतः हीलियम का नाभिक और 2H
2He4 है। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई तथा परमाणु भार में 4 इकाई की कमी आती है और इस प्रकार वह तत्व अपने से 2 परमाणु क्रमांक कम वाले और 4 परमाणु भार कम वाले तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा 6 से उत्पन्न नए तत्व के नाभिक को संतति नाभिक याद रखिएगा, संतति नाभिक डाउटर न्यूक्लियस कहा जाता है, संतति नाभिक। और नए तत्व मूल तत्व का आइसोडाइफर कहलाता है, क्योंकि दोनों तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर समान होता है। अल्फा 6 के कारण हुए तत्वांतरण को अग्रलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। तो अग्रलिखित रूप में क्या है, तो देखिए यहां पे है X मूल तत्व है, Y जो है संतति तत्व है और Z जो है परमाणु क्रमांक और A जो है परमाणु भार। तो XY प्लस HE, X जो है X से Y प्लस HE। तो याद रखिए यूरेनियम अल्फा 6 का जो उदाहरण है यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, परमाणु भार 238 होता है। यूरेनियम जो होता है एक अल्फा कण का उत्सर्जन करके थोरियम में ये परिवर्तित हो जाता है या थोरियम का निर्माण करता है। थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 और परमाणु भार 234 होता है। तो यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 से थोरियम 90 थोरियम 234 प्लस हीलियम का जो है निर्माण होता है। उत्सर्जित किए गए अल्फा कण का ऊर्जा स्तर लगभग 5 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। क्या होता है, उत्सर्जित किए गए अल्फा कण का ऊर्जा स्तर लगभग 5 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है और इसकी गति प्रकाश के गति की लगभग 5% होती है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉनों की उपस्थिति और इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन की उपस्थिति और इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण इस पर 2 इकाई धन आवेश पाया जाता है। इस आवेश तथा भारी द्रव्यमान के कारण अल्फा कण अपने वातावरण से तीव्र क्रिया करते हैं। मानव शरीर के संपर्क में आने पर अल्फा कण त्वचा पर फफोले, याद रखिएगा जो अल्फा कण है मानव शरीर के संपर्क में आने पर क्या करता है, फफोले और जलन उत्पन्न करते हैं। तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, अल्फा कण। बीटा 6 क्या है, बीटा 6 के अंतर्गत रेडियो सक्रिय नाभिक से निम्नलिखित 2 प्रकार के कणों का उत्सर्जन संभव है। बीटा माइनस 6 देखिए, जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है तो इससे बीटा माइनस 6 कहा जाता है। बीटा माइनस 6 में एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण मूल तत्व का नाभिक अपने से एक इकाई अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व के नाभिक में रूपांतरित हो जाता है, परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। इस प्रक्रिया में एक न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बीटा माइनस 6 तो थोरियम एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके प्रोटैक्टिनियम में परिवर्तित हो जाता है। थोरियम क्या होता है, प्रोटैक्टिनियम प्लस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का निर्माण करता है। बीटा प्लस 6 क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बीटा प्लस 6 देखिए, जब किसी नाभिक से एक ऊर्जावान पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है तो इसे बीटा प्लस 6 कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मूल तत्व का नाभिक अपने से क्या, यहां पे फिगर देख सकते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया में मूल तत्व का नाभिक अपने से जो है एक इकाई कम परमाणु संख्या वाले तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। और इस दौरान क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो बीटा प्लस 6 जो है यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए, कार्बन 11 एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके बोरॉन 11 में रूपांतरित हो जाता है। तो कार्बन 6C11 जो है बोरॉन जो है 511 प्लस पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का निर्माण करता है। देखिए, गामा 6 क्या है, देखिए परमाणुओं के विभिन्न ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसी प्रकार नाभिक के भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। जब कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है
तो यह उच्च ऊर्जा युक्त प्रोटॉन कणों से निर्मित विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करके अपेक्षाकृत कम ऊर्जा स्तर वाले नाभिक में परिवर्तित हो सकता है। इस विकिरण को गामा विकिरण अथवा गामा किरणें कहा जाता है। तो उत्तेजित नाभिक के द्वारा गामा किरणों का उत्सर्जन आप देख सकते हैं। तो अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात निर्मित अधिकांश संतति नाभिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं, जो एक या एक से अधिक गामा किरणों के उत्सर्जन के पश्चात सामान्य अवस्था में आते हैं। देखिए गामा क्षय, कोबाल्ट बीटा क्षय के पश्चात निकेल में परिवर्तित हो जाता है, परंतु निकेल का नाभिक उत्तेजित अवस्था में होने के कारण दो गामा किरणों के उत्सर्जन के पश्चात ये सामान्य अवस्था में आ जाता है। एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। रेडियो सक्रिय किरणें, रेडियो एक्टिव रेज। 1902 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय तत्वों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित करके उसका गहन प्रेक्षण किया। विकिरण के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के आधार पर रदरफोर्ड ने इसे अग्रलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्फा किरणें। ये धन आवेशित अल्फा कणों का समूह है जो वस्तुतः हीलियम नाभिक होते हैं। प्रत्येक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर अल्फा किरणें ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां भाग होता है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान अधिक होता है, इसीलिए इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु वेधन क्षमता कम होती है। ये किरणें, जो अल्फा किरणें हैं, ये त्वचा को बेधने में असक्षम होती हैं, त्वचा के अंदर प्रवेश करने में ये सक्षम नहीं होती हैं, परंतु उच्च आयनीकरण क्षमता के कारण ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने में ये सक्षम होती हैं। इसके बाद दूसरा है बीटा किरणें। बीटा किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के समूह हैं। ये ऋण आवेशित होती हैं, परंतु इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर ये किरणें धनात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान कम होता है, इसीलिए इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, परंतु अल्फा किरणों की तुलना में इनकी वेधन क्षमता लगभग 100 गुना अधिक होती है। बीटा किरणें त्वचा को भेदने में सक्षम होती हैं, परंतु इनकी आयनीकरण क्षमता कम होती है, फिर भी ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है गामा किरणें। गामा किरणें उच्च आवृत्ति युक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका द्रव्यमान 0 होता है। ये किरणें विद्युत उदासीन होती हैं, इसीलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर इनके मार्ग में विचलन नहीं होता है। गामा किरणें प्रकाश के वेग से गति करती है। ये किरणें यानी गामा किरणें अत्यधिक ऊर्जा से युक्त होती हैं। इनकी वेधन क्षमता अल्फा बीटा किरणों के तुलना में बहुत अधिक होती है। इनमें गैसों को आयनित करने की क्षमता कम होती है, परंतु ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। इसके बाद है रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी ने 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता को नाभिकीय परिघटना के रूप में परिभाषित करते हुए यह तथ्य प्रतिपादित किया कि सभी रेडियो सक्रिय परिवर्तन परमाणु के नाभिक में संपन्न होते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी ने 1903 में जो है रेडियो सक्रियता को नाभिकीय परिघटना के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि सभी रेडियो सक्रिय परिवर्तन परमाणु के नाभिक में संपन्न होते हैं। उन्होंने रेडियो सक्रिय प्रक्रिया और विकिरण के उत्सर्जन के विषय में एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जिसे रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत कहा जाता है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं याद रखिएगा। पहला है रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक अस्थिर तथा किसी भी क्षण विखंडित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है यह विखंडन स्वतः स्फूर्त होता है तथा विखंडन की दर बाह्य कारकों जैसे तापमान, दाब, रासायनिक संयोजन आदि से प्रभावित नहीं होती है। तीसरा है विखंडन के दौरान मूल तत्व से भिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों वाले संतति तत्व का निर्माण होता है। चौथा है विखंडन के समय रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेडियो सक्रिय क्षय। रेडियो सक्रिय क्षय का नियम क्या है? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय की जो दर होती है उसके भौतिक और रासायनिक गुणों से स्वतंत्र होती है। किसी निश्चित समय पर
क्षयित होने वाले नाभिकों यानी परमाणुओं की संख्या उस समय जो है उस पदार्थ में उपस्थित नाभिकों यानी परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। याद रखिएगा। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय की जो दर है उसके भौतिक और रासायनिक गुणों से स्वतंत्र होती है। किसी निश्चित समय पर क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या उस पदार्थ में उपस्थित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी परमाणुओं के संख्या के समानुपाती होती है। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में उपस्थित नाभिकों की कुल संख्या n हो और समय dt पर उस पदार्थ से क्षयित यानी विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या dn हो तो नाभिकों में होने वाली कमी की दर को गणितीय रूप में निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है। -dn/dt जो है आपका अल्फा एन अथवा -dn/dt बराबर लैम्डा एन अथवा dn/dt बराबर -λn। देखिए लैम्डा उसे रेडियो सक्रिय तत्व का क्षय नियतांक है। प्रत्येक तत्व का क्षय नियतांक भिन्न भिन्न होता है। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्षयित होकर अपनी प्रारंभिक संख्या से घटकर आधी रह जाती है, उस तत्व का अर्ध आयु काल कहलाता है। देखिए किसी रेडियो सक्रिय तत्व के अर्ध आयु काल में परमाणुओं की संख्या के साथ साथ उसकी सक्रियता भी आधी हो जाती है। याद रखिएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की कुल क्षय दर उसकी सक्रियता कहलाती है। सक्रियता मापने का अंतरराष्ट्रीय पैमाना बेक्वेरल है, परंतु इसके मापन के लिए एक अन्य पैमाने क्यूरी का भी प्रयोग किया जाता है। बेक्वेरल बराबर 1 BQ बराबर 1 क्षय प्रति सेकेंड। 1 क्यूरी बराबर 1 CI बराबर 3.7 × 10 BQ क्षय प्रति सेकेंड। अर्ध आयु काल को हाफ टी से जो है प्रदर्शित किया जाता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु काल और उसके क्षय नियतांक लैम्डा में निम्नलिखित जो संबंध होते हैं। हाफ टी बराबर 0.693 बटा लैम्डा। औसत आयु या माध्य आयु क्या है? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु अथवा माध्य आयु उसके सभी परमाणुओं की कुल आयु और उनकी संख्या के भागफल के बराबर होती है। औसत आयु उस पदार्थ के क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है और इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। तो औसत आयु यानी टाउ बराबर क्या होता है? पदार्थ के सभी परमाणुओं की कुल आयु बटा पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, या टाउ बराबर 1 बटा लैम्डा बराबर अर्ध आयु बटा हो जाता है 0.693। तो टाउ बराबर 1 बटा लैम्डा या अर्ध आयु बराबर अर्ध आयु बटा 0.693। रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम अथवा समूह विस्थापन नियम क्या है? रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम सोडी, फजान और रसेल नामक 3 वैज्ञानिकों के द्वारा 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। नाम याद रखिएगा, सोडी, फजान और रसेल। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1913 में रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम को प्रतिपादित किया था और इस नियम के द्वारा रेडियो सक्रिय उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप आवर्त सारणी में तत्व के स्थान में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की गई। पहला है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से मूल तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी और द्रव्यमान संख्या है इसमें 4 इकाई की कमी होती है और इस प्रकार नया तत्व आवर्त सारणी में मूल तत्व के स्थान से 2 समूह बाई ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे पोलोनियम के द्वारा अल्फा क्षय के पश्चात लेड का निर्माण। तो पोलोनियम समूह जो है, पोलोनियम जो है अल्फा कण के उपस्थिति में लेड का निर्माण करता है। समूह 16 है और इसका भी समूह 16 है। ये 6A है, ये भी 6A है। जो दूसरा है, कह रहा है कि एक बीटा कण, बीटा माइनस कण के उत्सर्जन से मूल तत्व की परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है, परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार नए तत्व आवर्त सारणी में मूल तत्व के स्थान से एक समूह या एक वर्ग दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे लेड 212, इसके द्वारा बीटा माइनस 6 के पश्चात बिस्मथ का निर्माण किया जाता है। समूह विस्थापन नियम के प्रतिपादन के समय बीटा क्षय के रूप में केवल बीटा ऋणायन क्षय यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की ही जानकारी थी। 1930 के दशक में बीटा धनायन क्षय अर्थात पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की खोज की गई। एक बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन कण के उत्सर्जन से
मूल तत्व की परमाणु संख्या में एक इकाई की कमी होती है, परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, और इस प्रकार नए तत्व आवर्त सारणी में मूल तत्व के स्थान से जो है एक समह बाई ओर विस्थापित हो जाता है। याद रखिएगा, यहां पे इक्वेशन को पूरी तरह से जो है दिखाया गया है, तो एनालिसिस करके आप आगे बढ़िएगा। तो कार्बन समूह 14 4a, ठीक है, बीटा माइनस, ठीक है, नाइट्रोजन समूह 15 Va, इसका जो परिवर्तन हो जाता है तो बीटा प्लस, यहां पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन समूह 15 जो आपका Va है, ये बीटा प्लस के साथ क्या कार्बन समूह 14 जो है ये 4a, ठीक, ये Va मतलब 5वां A है, 5a है। रेडियो सक्रिय श्रेणी, रेडियो सक्रिय नाभिकों की ऐसी क्रमबद्ध श्रृंखला जिसमें प्रत्येक सदस्य यानी प्रत्येक नाभिक अपने पूर्ववर्ती नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय के कारण निर्मित हुआ हो, रेडियो सक्रिय श्रेणी कहलाती है। रेडियो सक्रिय तत्वों की 4 श्रेणियां होती है, कौन कौन? थोरियम श्रेणी, एक्टिनियम श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी और नेपच्यूनियन श्रेणी। इनमें से प्रथम 3 श्रेणियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। प्रथम 3 श्रेणियां कौन कौन? तो याद रखिएगा, थोरियम, ठीक है, जो थोरियम है, एक्टिनियम है और यूरेनियम है, ये तीनों श्रेणियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जबकि नेपच्यूनियन श्रेणी का निर्माण कृत्रिम समस्थानिक से होता है। थोरियम श्रेणी प्रथम तत्व थोरियम 232, अंतिम तत्व लेड 208, ठीक है, उत्सर्जित कण जो है आप देख सकते हैं गामा बीटा है। एक्टिनियम श्रेणी यूरेनियम 235, अंतिम तत्व है 207 लेड। यूरेनियम श्रेणी प्रथम तत्व यूरेनियम 238 और अंतिम तत्व लेड 206। नेपच्यून श्रेणी प्रथम तत्व प्लूटोनियम 241 और अंतिम तत्व जो है इसका बिस्मथ 209। याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय के विविध अनुप्रयोग। विज्ञान के अपरिमित विकास के कारण विविध क्षेत्रों में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का अनुप्रयोग किया जा रहा है। अनुसंधान, चिकित्सा, कृषि उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के प्रमुख प्रयोग जो है निम्नवत हैं। तो प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग, कार्बन आयु गणना अनुसंधान। तो देखिए जीवाश्मों, यहां पे आप जो है एक बार पूरी तरह से आप देख लीजिए। तो कार्बन आयु गणना जीवाश्मों, मृत जीव या वनस्पति की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक जो है कार्बन C14 जिसे बोलते हैं। यूरेनियम लेड आयु गणना, इसका उपयोग पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 238 लेड यानी Pb 200, याद रखिएगा 206 है। और यहां पे थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, 206 ही है। इसके बाद है देखिए रुबिडियम ट्रांसियम आयु गणना, इसका उपयोग जो है चट्टानों और खनिजों की आयु ज्ञात करने में, ठीक है, और प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक जो है रुबिडियम और ट्रांसियम है। इसके बाद है पोटेशियम आर्गन आयु गणना, इसका उपयोग भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है और रेडियो समस्थानिक जो है पोटेशियम और आर्गन है। चिकित्सा के संदर्भ में अगर बात करें, यह था अनुसंधान के संदर्भ में। चिकित्सा के संदर्भ में ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में, विभिन्न रोगों के उपचार में, ट्यूमर की जांच में, थायराइड ग्रंथि के जांच में, देखिए ट्यूमर के जांच में आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131 का, अल्परक्तता क्षय रोग यानी टीबी की जांच में फ्लोरीन 59 का, अंगों की संरचना के अध्ययन के लिए टेक्टिनियम 99 का, रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए सोडियम का, कैंसर के उपचार में, ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो खाद संरक्षण में, पादप उर्वरक परीक्षण में उर्वरक के रूप में जो है इन सब का उपयोग होता है। तो अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए याद रखिएगा फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र में अगर बात करें तो पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में और मृदा के अध्ययन में। देखिए तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातुओं की चादरों की समान मोटाई की जांच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमेरिकियम 241 का, अमेरिकियम 241।
तेल के कुओं के अध्ययन और पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का, मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने और सड़क और भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, पहला है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है किसमें? परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, बताइए किसमें? याद रखिएगा, नाभिक में। रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है? तो भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में। थर्ड नंबर है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेक्वेरल ने। रेडियो सक्रियता पर शोध के दौरान किस वैज्ञानिक ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी? रेडियो सक्रियता पर शोध के दौरान किस वैज्ञानिकों ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, मैरी क्यूरी और उनके पति का नाम था प्यूरे क्यूरी। इन दोनों ने, यानी उपयुक्त दोनों ने, रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा क्या उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा कण, यानी ये सभी, डी ऑप्शन। 6 नंबर है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिकीय क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नए तत्व का नाभिक क्या होता है? मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिकीय क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नए तत्व का नाभिक जो है मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 है, किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसके नाभिक पर किन कणों की जो है बौछार की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फा कणों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की, यानी सभी की। प्रश्न संख्या 8 है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में असत्य कथन कौन सा है? ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में असत्य कथन है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के समान परमाणविक संरचना रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के समान परमाणविक संरचना रखता है? तो सही जवाब है अल्फा कण। प्रश्न संख्या 10 है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, निम्नलिखित में से किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? परमाणु क्रमांक में कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में भी कमी होगी, यानी ए और बी दोनों सत्य है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। 12 नंबर, गामा किरणें निम्नलिखित में से क्या है? गामा किरणें निम्नलिखित में से क्या है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। 13 नंबर है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का मात्रक है, याद रखिएगा, बेक्वेरल और क्यूरी, ए और बी दोनों सही है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों की वेदन क्षमता का जो आरोही क्रम है वो क्या है? अल्फा, बीटा, गामा किरणों की वेदन क्षमता का जो अवरोही क्रम है वो है आपका, बताइए। सबसे पहले गामा, बीटा और अल्फा, सबसे ज्यादा जो वेदन क्षमता होता है गामा में, इसके बाद बीटा में, इसके बाद अल्फा में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरणें। किसी नाभिक के 16 नंबर है, किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? न तो द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 17 नंबर, कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण जो है, किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्मों का। 18 नंबर है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होता है? कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो केवल C14, कार्बन 14 पद्धति जिसे बोलते हैं।
19 नंबर है रेडियो सक्रिय पदार्थ सोडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो 3200 वर्ष जो है बाद। 20 नंबर है एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, जो अभिप्राय है। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो है डी ऑप्शन, कोबाल्ट 198 का संबंध रेटिना दोषों का उपचार से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है कोबाल्ट 60, इसका जो सुमेल दिया गया शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार के लिए बिल्कुल सही है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड अर्बुद का उपचार के लिए और फास्फोरस 32 का श्वेत रक्तता उपचार के लिए। 22 नंबर है प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कोबाल्ट 60 सामान्यतः पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणों को। और इसके बाद 23 नंबर है सूची 1 सूची 2 से सुमेल कीजिए। सूची 1 सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो देखिए सुमेल करते हैं, चलिए। यूरेनियम का समस्थानिक जो है वह है आपका नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है वो है आपका कैंसर का उपचार। आयोडीन का समस्थानिक गलकंड का उपचार और रेडियम का जो समस्थानिक है द्वितीय कैंसर का उपचार। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कार्बनिक रसायन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है कि पीडीएफ आपको किस तरह से प्राप्त करने हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में, कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।